अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज की टॉप स्टोरी से सबसे पहले आपको आगाह करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज है आज की, सुनिएगा आप। सबसे पहली जो स्टोरी है हमारी वो है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने ललकारा है भारत को और बड़ा एक स्ट्रेट पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है, ये ललकार क्या है, ये डिटेल से आपको स्टोरी बताएंगे। उसके बाद जो दूसरी स्टोरी है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक नाम आपको बताने जा रहा हूं, अमरप्रीत सिंह। ये है जी एयर चीफ इंडिया के। इन्होंने एक ऐसी बात बता दी है कि जिसके बाद इंडिया की जो नींदें हैं वो थोड़ी सी हराम हो गई हैं। मोदी साहब इस पे बड़े परेशान हैं और एक तरह से उन्होंने अपनी कमजोरी को मान लिया है और इनके बयान के बाद इंडिया में खलबली मची हुई है। ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे। और जो उससे अगली स्टोरी हमारे पास है वो ये है जी कि जो सियाचिन है ये खतरे में है। अगली जंग शायद सियाचिन पे हो या सियाचिन पे किसी का कब्जा हो सकता है। वो किसका हो सकता है ये भी आपको बताएंगे। और नेक्स्ट स्टोरी जी उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी आज़ादी की कदर नहीं है ना जी, उनके लिए एक स्टोरी है। अलीगढ़ में एक वाकया हुआ है, अलीगढ़ इंडिया में, जो यकीनन दिल दहला देने वाला वाकया। जब ये सुनेंगे डिटेल तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की कदर क्या है और आज़ादी क्या होती है। अब चलते हैं अपनी डिटेल स्टोरीज की तरफ। तो नाज़रीन सबसे पहले स्टोरी अपनी शुरू करते हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। उन्होंने भारत को सीधी ललकार दी है और दुनिया को पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने फिर कहा जी भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। फिर उनकी एक बात है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। तो पाकिस्तान ने अपना पॉलिसी शिफ्ट वो क्लियर कट बता दिया है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी अब से कुछ अर्से पहले इतनी एग्रेसिव नहीं थी, लेकिन अब पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी है। अब पाकिस्तान की पॉलिसी अपने हक के लिए एग्रेसिव जरूर है। हम पुरअमन लोग जरूर हैं, लेकिन तब तक जब तक हमें कोई तंग नहीं करता और उसके अलावा जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान अपना चुका है और इस वक्त जो स्ट्रेट किस्म के बयानात हैं वो आ रहे हैं, जिससे अब दुनिया को भी इस चीज का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान को लाइट नहीं लिया जा सकता। 10 मई से पहले हालात कुछ और थे, शायद दुनिया पाकिस्तान को और नजर से देख रही थी, लेकिन 10 मई के बाद से जब से हमारी अफवाज ने अपने आप को प्रूव किया है या कह सकते हैं कि दोबारा प्रूव किया है, तो उसके बाद दुनिया अब इस चीज को सीरियस लेने पर तैयार हो गई है। कश्मीर भी एक बड़ा इशू है। इंडिया परेशान है कि वो तमाम इशू जिन्हें वो दबाना चाहता था वो इंटरनेशनलाइज भी हो गया, पाकिस्तान का नाम भी बराबर आ गया। उन्हें इससे भी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान का नाम उनके नाम के साथ क्यों लिया जाता है। इस हद तक उन लोगों में एरोगेंस आ चुकी थी। लेकिन अब पाकिस्तान के जवाब के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को इस वक्त प्रेज कर रही है। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में खलबली मची हुई है जी एक बयान पे, और ये बयान है जी अमरप्रीत सिंह साहब का। ये सिख बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और एयर चीफ हैं। एक तो चीज़ मुझे ये थोड़ी सी हैरानगी होती है कि इंडिया में ज़्यादा बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग जो कि आर्म्ड फोर्सेस के बड़े लोग होते हैं वो अक्सर सिख ही होते हैं। कि शायद मतलब सिख ही की ऐसी ब्रीड है मतलब हिंदुस्तान के अंदर के जो वहाँ पे फाइटिंग फोर्स कहला सकती है, या ये हम कह सकते हैं कि वहाँ के बहादुर लोगों में यही लोग ज़्यादा आते हैं, बाकी लोगों में इतने ज़्यादा कोई नज़र नहीं आते। बहरहाल चलते हैं अगली इनकी बात पे। इन्होंने बात ही बहुत इंपॉर्टेंट किया है। इंडिया को एक भूत चढ़ा था कुछ अर्सा पहले मेड इन इंडिया का, कि तमाम चीज़ें हम इंडिया के अंदर ही बनाएंगे। तो हाल नाम की एक कंपनी है HAL, जिन्होंने तेजस नाम का एक जहाज़ बनाया जो 1983 से वो अभी तक माशाल्लाह बनाते आ रहे हैं और अभी तक उनसे बन नहीं पा रहा। और अभी लेटेस्ट इन्हें 2021 में तकरीबन कोई 48,000 करोड़ का उन्हें ऑर्डर मिला वहाँ पे कि इन्होंने जहाज़ सप्लाई करने थे फोर्सेस को, लेकिन वो नहीं कर सके। इससे पहले भी इस जहाज़ को उनकी जो अपनी फोर्सेज हैं वो कोई ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है। 4th ग्रेड का जहाज़ बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जहाज़ इस काबिल नहीं था, उसमें तकनीकी खराबियां बहुत ज़्यादा थी। और एक बात स्पेशली उसकी ये थी कि इस जहाज़ का जो इंजन है वो अमेरिका से आता है और अमेरिका की जो सप्लाई थी वो भी इन्हें रेगुलर नहीं हो रही थी। लेकिन बहरहाल ये जहाज़ एक नाकाम जहाज़ था और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं इस जहाज़ को इंडक्ट करके जो MiG-21 उनके हैं, जो रशियन प्लेन्स हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, इन्हें फ्लाइंग कॉफिन्स भी बोला जाता है, कि इन जहाज़ों को रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन MiG-21 रिप्लेस होना तो मतलब दूर की बात है, वो तभी होंगे जब ये जहाज़ मिलेंगे। और ऊपर से जो ये जहाज़ इन्हें मिल रहे हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर पे लिए जा रहे हैं कि जहाज़ इंडिया ने बनाया है तो आप लो, अदरवाइज उनकी फोर्सेस इस जहाज़ से कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। इसी वजह से ये किसी ऑपरेशन में जहाज़ आपको नज़र भी नहीं आता है। अब उन्होंने एक और जी एक नया एक नया शोशा छोड़ दिया उन्होंने। ये अब 5th जनरेशन प्लेन बनाने का जी उनका प्रोग्राम है, क्योंकि F-35 ये लेना चाह रहे थे अमेरिका से और अमेरिका ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ और तकरीबन इन्हें झंडी दिखा दी है कि वो इन्हें जहाज़ नहीं दे रहा है। 5th जनरेशन जो जहाज़ होते हैं ये वो जहाज़ हैं जिन्हें रडार में पकड़ना मुश्किल होता है और ये पूरी दुनिया में चंद ही ममालिक के पास हैं। अब जैसे
F-35 जैसे अमेरिका के पास है, इसी तरह से J-35 एक प्लेन है जो चाइना का प्लेन है, वो पाकिस्तान को देने जा रहा है, और देने भी वो जा रहा है जो अपनी इन्वेंट्री से उठा कर दे रहा है। याद रखिएगा, जब भी कोई मुल्क को चीज़ कहीं प्रोड्यूस करता है, किसी दूसरे मुल्क को देता है, तो वो ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जो थोड़ा सा डाउनग्रेड की हुई होती हैं, कि वो अपनी प्रोडक्ट कंप्लीटली उठाकर आपको नहीं देते। कि J-35 का जो एक्सपोर्ट वर्जन है वो J-31 है, जिसमें पूरी क्वालिटीज J-35 की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जो चाइना दे रहा है वो J-35 ही दे रहा है। इसलिए उनकी एयरफोर्स में खलबली मची हुई है। अब उन्होंने ये डिसाइड किया है जी कि हम अपना 5th जनरेशन जो जहाज है वो खुद बनाएंगे। 4th जनरेशन उनसे बना नहीं अभी तक सही तरह से, 5th जनरेशन वो बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे याद रखिएगा कि इंडिया में एक और बहुत चीज चलती है, जो मोदी साहब के बहुत सारे दोस्त हैं जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने बहुत सा पैसा इसमें से कमाना होता है। राफेल जब खरीदे गए थे तो तब भी डील इसी तरह से करवाई गई थी, तो उस पर भी इनके कुछ दोस्तों पर बहुत बड़े बड़े किकबैक्स लेने के या बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन करने के इल्जाम थे। सेम अब अगर कोई इमका नाम से कोई कंपनी बनती है और 5th जनरेशन वो जहाज बनाने की कोशिश करती है और ये प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, तो वहां भी मोदी साहब के बहुत सारे जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो इन्वॉल्व होंगे, और वो ठीक ठाक अपनी गवर्नमेंट को चूसेंगे और उनकी टैक्स मनी से एक ऐसे जहाज को बनाएंगे कि जो कि पता नहीं कब बनता है और कब मिलता है। एक और वहां पे बात बहुत ज्यादा हो रही है कि जो जहाज आप आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो 8-10 साल बाद शायद आप बनाने में कामयाब हों, और 10 साल बाद जो चीज बनाने में आप कामयाब होंगे तब तक दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुकी होगी। तो ये जो आप हजारों करोड़ रुपया या लाखों करोड़ रुपया आप लगाएंगे इस चीज को बनाने के लिए, ये चीज तब तक आउटडेट हो चुकी होगी। तो ये भी एक बहस वहां पे चल रही है। लेकिन जो इनके अमरप्रीत सिंह साहब हैं, जो इनके एयर चीफ हैं, ये बहुत सख्त नाराज थे। इन्होंने कहा कि हमें कोई चीज टाइम पे डिलीवर नहीं होती है, हमें इन्वेंट्री में प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद जारी सी बात है आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो वो वैसे ही नहीं होना। लेकिन एक मैं बड़ा हैरान होता हूं इस चीज के ऊपर कि ये तमाम चीजें कहने के बाद, खुद मानने के बाद भी एंड पे कभी ये नहीं मानते कि इनका वो जो ऑपरेशन संदूर था वो बेवा हो गया था, ये वो नाकाम हो गया था। इस चीज को मानने को फिर भी तैयार नहीं है। माशाल्लाह पाकिस्तान के पास फिर भी जो हमारी एयर स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत है। पाकिस्तान के पास F-16 भी मौजूद है, J-10C भी मौजूद है, J-17 थंडर भी मौजूद है जो हमारा अपना प्रोडक्ट है। और F-16 तो अभी हमने कभी ज्यादा शो ही नहीं किया उसके ऊपर, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अमेरिका से लिया था, तो यकीन माने अगर हमने शो कर दिया ना तो इलाके का गुंडा अभी भी शायद F-16 ही है। उससे बड़ी चीजें हम ले चुके हैं, लेकिन F-16 की जो धाक इंडिया के ऊपर है, उनकी जान अभी भी इससे बहुत ज्यादा जाती है। तो ये पूरी स्टोरी थी जी कि वहां पे उनके एयर चीफ इस चीज को मान रहे हैं कि उनकी जो एयर फोर्स है वो कमजोर है और उनके पास जहाज पूरे नहीं है, और मेड इन इंडिया के नाम पे जो उन्हें चीजें प्रोवाइड की जाती हैं वो इस काबिल नहीं होती, और वो टाइम पे प्रोवाइड भी नहीं हो रही होती। ये थी जी हमारी स्टोरी इसके हवाले से। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारी जी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अब आपको बताने जा रहा हूं जी कि हुआ क्या है जी, पाकिस्तान के अंदर भी एक खतरे की घंटी बजी है जी। इस खतरे की घंटी को आप थोड़ा लाइट ना लीजिएगा, ये भी अच्छा खासा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर जो वेदर है और जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो इंफॉर्मेशन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, सरकारी जो इदारे हैं रेलेवेंट, उन्होंने कहा है जी कि तेज़ बारिश, यालाबारी और तेज़ हवाएं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चलने वाली हैं। स्पेशली जो है ना इस्लामाबाद के अंदर 6 बजे से लेकर 11 बजे तक उन्होंने वार्निंग जारी की है कि यालाबारी भी बड़ी शदीद हो सकती है, तूफ़ान भी आ सकता है। तो पूरे पाकिस्तान में तेज़ तूफ़ान, बारिशें जो है ना इसकी वार्निंग दे दी गई है। तो इसके लिहाज से अब आपको थोड़ा सा खुद बच के चलना होगा। ये मतलब जितना लाइट हम इस चीज़ को वेदर को लेते हैं ये इतना है नहीं। पिछले दिनों भी एक बहुत बड़ा तूफ़ान पाकिस्तान के अंदर अभी आया था चंद दिन पहले, उसके अंदर मतलब बिल बोर्ड तक उड़ गए थे, उसके अंदर बाकायदा दरख्त गिरे हुए थे गाड़ियों के ऊपर। तो ये जान के लिए खतरा हो सकता है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर एहतियात ज़रूर करनी होगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, अगली स्टोरी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी। ये भी स्टोरी जी थोड़ा सा वक्फा होता है, फिर मुझे चैन नहीं आता, मैं कहता हूँ ज़रा इंडियंस की थोड़ी क्लास और होनी चाहिए। अच्छा जी, अब वो ये है जी कि सियाचिन के ऊपर बात हो रही है कि सियाचिन जो है वो भी खतरे में है। ये इंडिया के अपने एनालिस्ट बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जंग अगर होती है तो उस जंग के अंदर जो सियाचिन है उसका किरदार बहुत अहम होगा। अब सियाचिन ऐसी जगह है जहां पे पाकिस्तानी आर्मी भी मौजूद है, जहां पे चाइनीज़ भी मौजूद हैं और जहां पे इंडियंस भी मौजूद हैं, और ये इलाका सैंडविच है। अब समझने के मतलब रजिया गुंडों में फंसी हुई है वहां पे। तो अब ये इशू है कि पाकिस्तान और चाइना तो एक साइड पे और भारत दूसरी साइड पे, और हमारा डिस्प्यूट भी इंडिया के साथ बड़े अरसे से चल रहा है सियाचिन के ऊपर। तो अगर जंग होती है तो जंग में तो फिर सब कुछ चलता है, फिर ये नहीं होता कि ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वहां पे क्या कर दिया। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो पाकिस्तान सियाचिन का बड़ा हिस्सा ले सकता है, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी पाकिस्तान की साइड पे खड़ा हुआ है। दूसरा एक वो डॉक्टर विक्टर गाओ हैं चाइना के, जो अनऑफिशियल स्पोक्समैन आप उन्हें कह सकते हैं चाइना का, वो उनके नर्व्स पे सवार हैं इंडियंस के। वो जब भी आके कहते हैं ना कि पाकिस्तान हमारा
भाई है, हम हमारा आयरन क्लैड है उसके साथ, उसके लोग हमारे बहन भाई हैं, तो इंडिया का वैसे ही तरह निकल जाता है कि चाइना को हो क्या गया, तो हर तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो विक्टर गाओ ने बहुत दफा कहा, एक दफा फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि चाइना के पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हम पाकिस्तान को वो ट्रांसफर करेंगे, और वो बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, इवन इंडियन मीडिया पे भी, कि इस बात को तस्लीम करो कि तुम पाकिस्तान से जंग हारे हो। ये और बात है कि इनकी आगे से बहुत ढिठाई होती है। वो कहते हैं ना कि जितना मर्जी पीट लें, ये गिरे पड़े होंगे, उठ के कपड़े झाड़ के कहेंगे अच्छा फिर हम ना ही समझे। इनके ये वाले हालात होते हैं इंडियंस के। लेकिन बहरहाल पिटाई इनकी बहुत हुई है। अभी अगला खतरा इन्हें सियाचिन पे है कि अगर ये कुछ छेड़छाड़ करते हैं, कुछ होता है, तो ये अपने इंडियंस के मतलब जो इनके एनालिस्ट हैं उसके मुताबिक जो सियाचिन है वो पाकिस्तान ले सकता है, या सियाचिन पे मामला गड़बड़ हो सकता है। अब चलते हैं जी इससे अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई बहुत अच्छी स्टोरी है, ऑल्दो कि इसके अंदर पाकिस्तान की तो एक पॉजिटिव साइड ही बाहर आएगी, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ दे बात यह भी है कि जो मुसलमान भाई हमारे इंडिया में मौजूद हैं उनके साथ क्या होता है। तो पाकिस्तान की जब भी मैं बात करता हूँ ना जी कदर की, तो यकीन माने अपने मुल्क की कदर किया करें। इस मुल्क में क्या आज़ादी आपको हासिल है, कितने सुकून से आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। शायद ये हमें थोड़ा सा अंदाज़ा ये हुआ कि जब ये जंग हुई तो मैं पता लगा, जब लोगों की इंटेंशंस हमने सुनी, उनके बयानात सुने कि पाकिस्तान तोड़ देंगे, ये कर देंगे, आर्मी उनकी मीडिया ने पता नहीं रातों रात घुसा दी। अगले दिन तो खैर दुनिया को पता चला सब कुछ झूठ था, आज तक उनका उसके ऊपर मजाक भी बन रहा है। लेकिन इससे कम से कम हमें यह ज़रूर पता चलता है कि वो मुसलमानों के मुतालिक और हमारे मुतालिक इंटेंशंस क्या रखते हैं। तो इसलिए अपनी इस आज़ादी की कदर आप ज़रूर करें, और अपनी आर्म्ड फोर्सेस की कदर ज़रूर करें जो आपके मुहाफ़िज़ हैं, जिनकी वजह से आज मैं और आप यहाँ पे सेफ हैं। अच्छा अब चलते हैं जी, ये स्टोरी है अलीगढ़ की, 24 मई का ये वाक़या है। यहाँ पे अरबाज, अकील, कदीम और मुन्ना खान नाम के ये 4 मुसलमान लोग थे। इन लोगों को जी मारा है। गौ रक्षक नाम की एक उन्होंने कुछ टाइप की तंजीमें बनाई हुई हैं। इन लोगों को कुछ हिंदुओं ने मारा है जी, ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट अगर ये कहूँ, जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, गाय की हिफाजत करने वाले। और इन्हें एतराज़ क्या होता है? इन्हें एतराज़ ये होता है जी कि आप गाय का गोश्त क्यों बेचते हैं, जो हमारे लिए हलाल है उसके लिए वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि मारने मराने पे वहाँ तुल जाते हैं। इस पे जी एक राम कुमार आर्या साहब थे, एक चेतन लोधी साहब थे, एक ये इनका नाम है जी रविंदर उर्फ बंटी साहब, एक ये हैं जी विजय साहब, और बहुत से इस तरह के नाम हैं इनके FIR में नाम आए हैं। बंदे सिर्फ अभी तक इनके 4 गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को मारा बहुत बुरे तरीके से, और पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने इन्हें अपनी वैन में बिठा लिया कि शायद वहाँ से ये बच सकेंगे लोग, और इन लोगों ने पुलिस की मदद भी तलब की, पुलिस आ गई। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने इन लोगों को, हिंदुओं को, इस जत्थे को देखा तो उन्होंने इन्हें धक्के दे के नीचे उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी आप उतर जाओ, और बहाना क्या बनाया कि ये हमारी गाड़ी तोड़ देंगे, मतलब वो किसी इंसान को मार दें, इस चीज़ का कोई मसला नहीं। लेकिन इंडियन पुलिस को इस चीज़ की परवाह थी कि ये हिंदू जत्था जो है ये हमारी गाड़ी ना तोड़ दे। तो इन 4 मुसलमान लोगों पे शदीद किस्म का जिसे कहते हैं ना वो तशद्दुद किया गया, और उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज हैं, और वहाँ अब ये जिसे कहते हैं ना इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। नाम नेहात कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उम्मीद कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि वो सोफिया कुरैशी जो एक कर्नल थी, वो भी जब आई थी, जिसे खुद बिठाया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कि जाके अब हमारा बयानिया दें या झूठा बयानिया वहाँ पे बताएं, जो उन्हें बहुत सारी मजबूरियों की वजह से करना पड़ा होगा। लेकिन हुआ क्या उसके बाद कि उन्हीं के ऊपर गालम गलोच शुरू हो गई है, उन्हें दहशतगर्दों की बहन कहना शुरू कर दिया। मतलब इंडिया की सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी है कि जिसके अंदर बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप ये देख लें, ये अलीगढ़ का वाकया मैंने आपको बताया है कि ये है। और एक चीज़ इसमें और भी आपको बताता चलूँ कि ये लोग, ये जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, ये पहले पैसे मांगते हैं जाके। अगर आप इन्हें पैसे दे दें तो फिर मारेंगे नहीं, अगर आप इन्हें पैसे नहीं देंगे तो ये अपनी वो सो कॉल्ड गौ माता के जिसे कहते हैं ना हिफाजत के लिए ये मारना शुरू कर देंगे आपको, और बहाना ये बनाएंगे जी कि हम तो अपने वो मजहब की या धर्म की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये हालात हैं जी इंडिया के। तो आज का पूरा व्लॉग यही था जी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।